नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 3 सितंबर 2012 को गुजरात के गांधीनगर में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि गुजरात में किसानों की युवा पीढ़ी भी आधुनिक कृषि क्रांति में भागीदार बनी है। गुजरात के किसानों का पुरुषार्थ रंग लाया और गुजरात के कृषि विकास से इजरायल जैसा देश भी प्रभावित हुआ है। कुछ बातों के साथ मैं कुछ बातें और भी बताना चाहता हूं। हम लोग वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं। उस समिट के साथ हम हर बार कोई न कोई एक स्पेशल इवेंट भी रखते हैं। जब हमने 2007 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था तो उसके पूर्व में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक अलग ग्लोबल समिट किया था। जब हमने 2009 में एंड 2011 में वाइब्रेंट समिट किए तो दोनों समय हमने नॉलेज को आधार बना करके यूनिवर्सिटीज के साथ, नॉलेज पार्टनर के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके उस हमारे इन्वेस्टमेंट समिट को एक नया रूप दिया था। जब हम 2013 में जनवरी महीने में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं तब हमने सोचा कि इस वर्ष उसी वाइब्रेंट समिट के हिस्से के रूप में पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए एक डेडिकेटेड वाइब्रेंट समिट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर करें और उसी का परिणाम है कि आज हम सब बैठ करके एक एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं उसका विचार विमर्श करने जा रहे हैं। हमारे देश में इस प्रकार का पहला ये इनिशिएटिव है जो किसी राज्य ने लिया और इसकी सफलता को देखते हुए, क्योंकि इसको हमने ज्यादा हाइप नहीं की थी, बड़ा लो प्रोफाइल शुरू किया था। ये आज इतना बड़ा समारोह हो रहा है, अब तक अखबार में इसके संबंध में एक लाइन भी नहीं छपी, टीवी में भी कोई खबर नहीं आई। उसके बावजूद भी 11 प्रदेश और हजारों की तादाद में किसानों का यहां होना, 7 देशों की पार्टनरशिप होना, ये अपने आप में कितना मेटिकुलसली साइलेंटली इस काम को हमने ऑर्गेनाइज किया होगा, कितना महत्व दिया होगा, इसका आपको अंदाज आ सकता है। और इसकी सफलता को देखते हुए मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा एग्रीकल्चर फेयर इजराइल करता है और हर 3 वर्ष में एक बार करता है और दुनिया के 100 से अधिक देश इजराइल के उस काम में जुड़ते हैं। हमारे हिंदुस्तान से भी इजराइल के एग्रीकल्चर फेयर को देखने के लिए हर वर्ष 15 से 20 हजार किसान अपना जेब का खर्चा करके वहां जाते हैं। गुजरात से भी 1200, 1500, 2000 किसान इजराइल के एग्रीकल्चर फेयर को देखने के लिए जाते हैं। करोड़ों रुपया खर्च हमारा किसान, हमारा देश का किसान भारत के एग्रीकल्चर में कुछ नया लाने के लिए, सीखने के लिए इजराइल जाता है। भाइयों बहनों, गुजरात सरकार ने तय किया कि अब हम आगे जैसे हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं, उसी प्रकार से अलग से एवरी 3 ईयर्स, इजराइल भी हर 3 साल में एक बार करता है, हम भी हर 3 साल में एक बार इसी लेवल का, इजराइल के लेवल का ग्लोबल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल एग्रीकल्चर इवेंट हम करेंगे और उसमें कृषि के क्षेत्र में दुनिया में जितने नए संशोधन हुए हैं,
दुनिया में जितनी नई प्रगति हुई है, हर 3 वर्ष में एक बार इसी महात्मा मंदिर में किसानों के लिए मैं मेला लगाऊंगा और हिंदुस्तान भर के किसान कृषि क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़े। हमारे देश में कुछ मान्यताएं बन गई हैं, गुजरात ने उन मान्यताओं को बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारे देश में खेती तो ऐसी होती है, कोई 1 एकड़ में इतना ही पैदा होता है। नहीं भैया, ये ज्वार किया तो ज्वार के बिना कुछ हो नहीं सकता है। ऐसी एक निराशा की मानसिकता घर कर देगी। हमने गुजरात के एक्सपीरियंस से देखा है कि हमारे यहां आज से 10 साल पहले मान्यता यही थी। एक जमाना था जब माना जाता था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, ये कहावत हर घर में थी हमारे यहां। लेकिन धीरे धीरे स्थिति क्या बनी? किसान के परिवार में अगर 3 बच्चे हैं तो बाप सोचता है ये जो होनहार बच्चा है, पढ़ा लिखा अच्छा समझदार है, उसको बोलो कहीं सरकार में बाबू बन जाए। ये दूसरा थोड़ा ठीक है, चलो उसको कोई न कोई छोटी मोटी दुकान लगा दो, पान का ठेका लगा दो, व्यापारी में लगा दो, काम कर लेगा। ये जो बुद्धू बचा है घर में, तीसरा कम क्षमता है, चलो उसको खेती के काम में लगा देगा। यानी घर में भी ये सोच बन गई थी कि भाई कृषि से कुछ निकलने वाला नहीं है, पेट भरने वाला नहीं है, घर चलने वाला नहीं है, छोड़ो यार, कृषि के तरफ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा कम क्षमता वाला है उसी को उसमें लगा दो। ये सोच बन गई थी किसी जमाने में। भाइयों बहनों, हमने बेड़ा उठाया है। जो सदियों पहले हमारे पूर्वज कहते थे, अगर उत्तम से उत्तम कोई काम है तो खेती है, कृषि है, हम फिर से एक बार उसको पुनः प्रस्तावित करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर उत्तम से उत्तम करने जैसा कोई काम है तो खेती। और मैंने देखा अभी कई किसान भाई बहनों को मुझे सम्मानित करने का अवसर मिला। बहुत कम किसान उसमें ऐसे थे जो 50-55 से ऊपर की उम्र के थे। अधिकतम किसान नौजवान थे, धोती कुर्ते में नहीं थे, सर पे पगड़ी वाले नहीं थे, जींस का पैंट पहना हुआ। यानी नौजवान कृषि की ओर आकर्षित हुआ है, कृषि में नया प्रयोग करना चाहता है, उसने कृषि को महत्व दिया है। इसका जीता जागता उदाहरण हमने अभी अपने मंच पर देखा है। अगर ये संभावनाएं पड़ी है तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम कृषि को कैसे आगे बढ़ाएं। भाइयों बहनों, पहले हम कृषि के विषय में सरकार भी सोचती थी, देश की सरकार भी सोचती थी, तो क्या सोचती थी कि भाई फसल खराब ना हो जाए, ये देखो, उससे ज्यादा सोचा नहीं जाता। भारत सरकार का कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, राज्य सरकार का कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होता है, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एग्रो फंडिंग होता है। इन सारे विषयों का हमारे देश में चर्चा में ही नहीं था। जिसका डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट अपने ऑफिस चला रहा। यूनिवर्सिटी वालों को लगता था कि हमें बीएससी एग्रीकल्चर बच्चे पैदा कर करके छोड़ देने, बस ये सब टुकड़ों में ही चलता था। गुजरात सरकार ने सबको एक करने का, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया। हमने कृषि महोत्सव के माध्यम से कृषि क्षेत्र की जितनी विधाएं हैं, जितनी शक्तियां, जितनी सोच है, जितने अनुभव है, जितनी आशाएं हैं, सबको जोड़ने का एक काम किया और एक नया विश्वास पैदा किया। और सरकार एक कैटलिक एजेंट के रूप में, एक उद्दीपक की तरह उन सबके बीच में जुड़ी। और जुड़ने का परिणाम यह हुआ कि देश कृषि विकास 3% से आगे नहीं ले जा रहा है। गुजरात जैसा प्रदेश जो कुदरत पर जीता है, जिसके पास नदियां नहीं है, उस गुजरात ने पूरा 1 दशक
10% से भी ज्यादा कृषि विकास दर करके दुनिया के लोगों को भी अचंभे में डाल दिया। इजराइल की खेती का बहुत बड़ी तारीफ होती है, लेकिन इजराइल के कौंसिल जनरल ने जब ये सुना अभी मंच पे कि गुजरात 10% है तो उनको आश्चर्य हुआ। यानी इजराइल के लोगों को भी सरप्राइज हो रहा है कि गुजरात कैसे 10% पहुंचा है। भाइयों बहनों, गुजरात अगर पहुंच सकता है तो हिंदुस्तान भी पहुंच सकता है। और भाइयों बहनों, हमने सपना देखा। अगर हम सपना देखें तो स्थितियां बदली जा सकती हैं। हम सबको याद है यहां जो जिनकी आयु 55-60 साल हुई होगी, उन सबको पुरानी कथाएं याद होगी। हमारे देश में पेट भरने के लिए नेहरू के जमाने में PL 480 गेहूं विदेश से लाना पड़ता था। पंडित नेहरू के जमाने में हिंदुस्तान को पेट भरने के लिए हिंदुस्तान में अन्न पैदा नहीं होता था, अन्न बाहर से लाना पड़ता था। PL 480 गेहूं गुजरात के बंदरों पर आते थे और पूरे देश में वो जाते थे। सरकार की आधी मशीनरी इस बात में बिजी रहती थी कि बंदरों पर माल कब पहुंचेगा, वो माल कब उठाया जाएगा, उस माल को हिंदुस्तान के कोने कोने कैसा पहुंचाया जाएगा। सरकार की आधी मशीनरी उसी में लगी रहती थी। वो दिन हिंदुस्तान ने देखे हैं, आजाद हिंदुस्तान ने देखे हैं। लेकिन एक लाल बहादुर शास्त्री आए और लाल बहादुर शास्त्री ने मंत्र दिया, जय जवान जय किसान। और लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदुस्तान के किसानों को कहा कि मेरा देश कृषि प्रधान हो, मेरे देश के किसानों में इतना दम हो और हिंदुस्तान को पेट भरने के लिए दुनिया की ओर देखना पड़े, ये स्थिति मुझे मंजूर नहीं है, हमने कुछ करना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान के किसानों का आह्वान किया और भारत के किसानों ने लाल बहादुर शास्त्री के एक शब्द पर अपना जीवन लगा दिया और अन्न के भंडार हो गए। मेरे देश के किसान ने रात दिन पसीना बहाया, हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भर दिए और उसके बाद इस देश को पेट भरने के लिए कभी विदेशों से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये काम मेरे देश के किसानों ने किया है। यही जमीन, यही पानी, यही पद्धति, लेकिन सही नेतृत्व मिला तो देश का किसान खड़ा हो गया और देश के अन्न भर दिए, अन्न के भंडार भर दिए। भाइयों बहनों, क्या हम अपना ही पेट भरने के लिए पैदा हुए हैं क्या? मेरे किसान भाइयों बहनों, 11 राज्य के किसान मेरे सामने बैठे हैं। मैं गुजरात जैसे एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री, आपका सेवक, मैं आपके दिलों में एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान का किसान सिर्फ अपना ही पेट भरने के लिए पैदा हुआ है? नहीं। क्या हिंदुस्तान का किसान सिर्फ हिंदुस्तानियों का पेट भरने के लिए पैदा हुआ है? नहीं। भाइयों बहनों, मेरे देश का किसान सपना देखे, पूरा हिंदुस्तान सपना देखे कि हम पूरे यूरोप का पेट भरने की ताकत रखते हैं। पूरे यूरोप का हम इतने आगे बढ़े कि यूरोप के लोगों को चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, सब्जी चाहिए, हिंदुस्तान के किसान पर निर्भर रहना पड़े। हिंदुस्तान का किसान जब तक भेजे नहीं तब तक उसको पेट न भर पाए। इतनी ताकत हमने दिखानी चाहिए, सपना देखना चाहिए। हम पूरे यूरोप को खाना दे सकते हैं, पूरे यूरोप को खिला सकते हैं। ये सपना देख करके हमने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहिए और उसके लिए देश में जो करना पड़े, जो नीतियां लानी पड़े, वो लानी चाहिए।